नमस्कार। आप सभी छात्र छात्राओं का जीवन कोचिंग के इस ऑनलाइन वेब पोर्टल पर स्वागत है। हमने दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पर्वत पठार और नदियों के बारे में पढ़ लिया था। आज थोड़ा सा उनको हम रिवीजन करके आगे आज हम दक्षिण अमेरिका के औद्योगिक प्रदेश को पढ़ेंगे। पहले हम थोड़ा सा पहले की पढ़ी हुई चीज़ों को रिवीजन कर लेते हैं। पिछली क्लास में हमने आपको बताया था दक्षिण अमेरिका की नदियों के बारे में, और दक्षिण अमेरिका की नदियों में हमने कुछ मुख्य नदियों को बताया था। जैसे हमने एक नदी बताया था मैगडेलेना नदी, और ये जो मैगडेलेना नदी है ये किस देश में प्रवाहित होती है? ये प्रवाहित होती है कोलंबिया में। ये प्रवाहित होती है कोलंबिया में। दूसरी नदी हमने बताया था ओरिनिको नदी। ओरिनिको नदी, और ओरिनिको नदी प्रवाहित होती है वेनेजुएला में। और यहीं पर हमने एक इसकी सहायक नदी के बारे में बताया था। ओरिनिको की एक सहायक नदी है जिसका नाम है कैरो नदी, और कैरो नदी की विशेषता है कि यह दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात बनाती है, और इस जलप्रपात का नाम है एंजिल जलप्रपात। इस चीज़ के बारे में हमने बताया था आपको कि विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात कौन सा है, वो है एंजिल जलप्रपात। और ये किस नदी के द्वारा निर्मित है? ये है कैरो नदी के द्वारा। और कैरो नदी जो है वो सहायक नदी है ओरिनिको नदी की। तीसरी नदी हमने आपको बताया था अमेजन नदी। तीसरी नदी हमने आपको बताया था अमेजन नदी। और अमेजन नदी का अपवाह जो क्षेत्र था वो दो देशों में था। एक है पेरू और दूसरा है ब्राज़ील। एक है पेरू और दूसरा है ब्राज़ील। और अमेजन नदी की विशेषता है, अमेजन नदी की विशेषता यह है कि यह विश्व की सबसे बड़ी नदी है। विश्व की सबसे बड़ी नदी है। दूसरी विशेषता है कि यह विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। अगर विश्व की पहली सबसे लंबी नदी पूछी जाए तो वहाँ पर हम कहेंगे नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, और ये प्रवाहित होती है अफ्रीका महाद्वीप में। सबसे लंबी नदी। और दूसरी सबसे लंबी नदी हमने आपको बताया था कि दूसरी सबसे लंबी नदी है अमेजन नदी। और अमेजन नदी की विशेषता है कि इस नदी के डेल्टाई क्षेत्र में, या कह सकते हैं अमेजन नदी घाटी में, अमेजन नदी घाटी में एक सदाबहार वन पाया जाता है जिसका नाम है सेल्वास। एक सदाबहार वन पाया जाता है जिसका नाम है सेल्वास सदाबहार वन, या इसी को हम कहते हैं, या किस प्रकार का वन है? यह है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। यह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। और ये किस नदी में होगा? नदी घाटी में होगा। ये होगा अमेजन नदी घाटी में। और देश कौन सा होगा? तो देश हम कहेंगे ये पड़ेगा ब्राज़ील में। सेल्वास जो सदाबहार वन है अमेजन नदी घाटी में पाया जाता है, और ये ब्राज़ील में पाया जाता है। इसकी विशेषता यह है, अक्सर ये दोनों सवाल पूछे जाते रहते हैं। यह ब्राज़ील में पाया जाने वाला एक उष्णकटिबंधीय वन है। और यहाँ से एक सवाल और पूछता है कि पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है? जो हमारी पृथ्वी है, धरती है, पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी का फेफड़ा या लंग्स हम कहते हैं सेल्वास वन को। पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है सेल्वास वन को, क्योंकि पूरी पृथ्वी पर जितने भी वन हैं इन सभी वनों में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन उत्सर्जित करने का काम करता है हमारा सेल्वास वन। इतनी चीज़ें हो गई। और हमने एक चीज़ यहाँ पर और बताया था कि जो अमेजन नदी है, अमेजन नदी की हैं तो 1000 से अधिक सहायक नदियाँ, लेकिन यहाँ पर हमने एक नदी आपको बताया था मदिरा नदी।
और मदिरा नदी की विशेषता क्या है? मदिरा नदी की विशेषता है कि यह एक तो अमेज़न की सहायक नदी है, दूसरी यह विश्व की सबसे लंबी सहायक नदी है। यह विश्व की सबसे लंबी सहायक नदी है। ये सवाल पूछा गया है कि विश्व की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी होगी? तो विश्व की सबसे लंबी सहायक नदी हो जाएगी मदिरा नदी, जो कि ब्राज़ील में प्रवाहित होती है। और ये किसकी सहायक नदी होगी? ये है अमेज़न नदी की सहायक नदी। इतनी चीज़ें हमारी हो गई थी। उसके बाद हमने आपको एक नदी बताया था, टोकेंटिस नदी। टोकेंटिस नदी, और टोकेंटिस नदी प्रवाहित होती है ब्राज़ील में और ये गिरती है अटलांटिक महासागर में। और इसी नदी पर एक बंदरगाह है ब्राज़ील में जिसका नाम है बेलेम बंदरगाह। आगे हमको पढ़ने को मिलेगा, यहाँ पर भी बता दे रहे हैं। इस पर एक बंदरगाह स्थित है जिसका नाम है बेलेम बंदरगाह और यहाँ से रबड़ का निर्यात किया जाता है। यहाँ से रबड़ का निर्यात किया जाता है क्योंकि ये जो सदाबहार वन क्षेत्र है, सिलवास वन, यहाँ पर जंगली रबड़ के पेड़ बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर रबड़ के दूध को एकत्र किया जाता है, रबड़ का उत्पादन किया जाता है, उसको बनाया जाता है और फिर यहाँ से बेलेम बंदरगाह से इस रबड़ का निर्यात कर दिया जाता है। अगली नदी यहाँ पर हमने आपको बताया था सा फ्रांसिस्को नदी। सा फ्रांसिस्को नदी, और सा फ्रांसिस्को नदी भी प्रवाहित होती है ब्राज़ील में और ये अटलांटिक महासागर में गिरती है। ये गिरती है अटलांटिक महासागर में। ये तो हो गई हमारी ब्राज़ील में प्रवाहित होने वाली नदियाँ। और यहाँ से 3-4 प्रमुख नदियाँ और बची हुई हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। हमने आपको बताया था उरुग्वे नदी, पराना नदी और पराग्वे नदी। उरुग्वे, पराना और पराग्वे, और यहीं पर इनकी सहायक नदियों के बारे में हमने आपको बताया था। जैसे एक नदी हमने आपको बताया था पिल्कोमायो नदी, जो कि पराग्वे नदी की सहायक नदी है। और इन्हीं दोनों नदियों के संगम पर पराग्वे की राजधानी असुनसियान स्थित है। तो देख लेते हैं उनके बारे में भी। उरुग्वे नदी, उरुग्वे नदी निकलती है ब्राज़ील की उच्च भूमि से। ब्राज़ील की उच्च भूमि से, और इसका अगर अपवाह क्षेत्र आपसे पूछा जाए, मतलब किन किन देशों में प्रवाहित होती है, तो पहला देश हो जाएगा ब्राज़ील, दूसरा देश हो जाएगा उरुग्वे और तीसरा देश हो जाएगा अर्जेंटीना। इन 3 देशों में प्रवाहित होती है और इसका निकास होता है रियो डी ला प्लाटा की खाड़ी में। मतलब उरुग्वे नदी रियो डी ला प्लाटा की खाड़ी में गिरती है। रियो डी ला प्लाटा की खाड़ी में गिरती है। दूसरी नदी हमने आपको बताया था पराना नदी। उरुग्वे नदी, दूसरी नदी हो गई हमारी पराना नदी। इसका उद्गम स्रोत भी है ब्राज़ील की उच्च भूमि। ब्राज़ील की उच्च भूमि। इसका अपवाह क्षेत्र ब्राज़ील, मतलब ब्राज़ील में प्रवाहित होती है। ब्राज़ील में प्रवाहित होने के बाद पराग्वे में जाती है और पराग्वे में प्रवाहित होने के बाद अर्जेंटीना में जाती है। और ये नदी पराग्वे और अर्जेंटीना के बीच सीमा भी बनाती है। और ये नदी गिरती है रियो डी ला प्लाटा की खाड़ी में। रियो डी ला प्लाटा की खाड़ी में। और यहाँ से 2-3 सवाल और बनते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि पराना नदी कौन कौन से जलप्रपात बनाती है, तो यहाँ पर हमने आपको बताया था, एक है इग्वाको जलप्रपात और दूसरा है ग्वारिया जलप्रपात। इग्वाको जलप्रपात और ग्वारिया जलप्रपात ये दोनों निर्मित होते हैं
पराना नदी के द्वारा, और पराना नदी पर ही एक बांध का भी निर्माण किया गया है और बांध का नाम है इटैकू बांध। ये तो विशेषता हो गई हमारी पराना नदी की। अगली नदी यहाँ पर तीसरी है हमारी पराग्वे नदी। पराग्वे नदी, और पराग्वे नदी का अगर आपसे उद्गम स्रोत पूछा जाए, मतलब नदी कहाँ से निकलती है, तो उद्गम स्रोत हमारा हो जाएगा माटो ग्रासो का पठार। माटो ग्रासो का पठार। और माटो ग्रासो का पठार पड़ता किस देश में है, तो माटो ग्रासो का पठार पड़ता है ब्राज़ील में। इसका अगर उद्गम स्रोत अपवाह क्षेत्र पूछा जाए तो ये हो जाएगा ब्राज़ील, पराग्वे और उसके बाद अर्जेंटीना। और इसका अगर निकास पूछा जाए तो पराग्वे नदी पराना नदी की सहायक नदी है। यह पराना नदी की सहायक नदी है। यह पराना नदी की सहायक नदी है। और यहाँ से एक सवाल अक्सर पूछा जाता रहा है कि जो पराना नदी है और जो पराग्वे नदी है, इन दोनों की संयुक्त धारा को, इन दोनों की संयुक्त धारा को किस नाम से जानते हैं, तो इन दोनों की संयुक्त धारा को हम कहते हैं ला प्लाटा। इन दोनों की संयुक्त धारा को कहा जाता है ला प्लाटा। और ये जहाँ पर गिरती हैं उस खाड़ी का नाम हो जाता है रियो डी ला प्लाटा। कितनी चीज़ें समझ में आई होंगी। और ये चीज़ें हमने पिछली क्लास में बताया भी था। यहीं पर एक चीज़ और हम समझा दे रहे हैं कि पराग्वे नदी की एक सहायक नदी है। पराग्वे नदी की एक सहायक नदी है पिल्कोमायो नदी। पिल्कोमायो नदी पराग्वे की सहायक नदी है। और यहाँ से जो सवाल अभी पिछले साल पूछा गया था खंड शिक्षा अधिकारी में, वो ये पूछा था कि जो पराग्वे की राजधानी है असुनसियान, वो किन नदियों के संगम पर स्थित है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो पराग्वे की राजधानी असुनसियान है, पराग्वे की राजधानी असुनसियान, ये स्थित है पराग्वे नदी, पराग्वे नदी और पिल्कोमायो नदी के संगम पर। पिल्कोमायो नदी के संगम पर स्थित है। और असुनसियान है क्या? असुनसियान ये पराग्वे की राजधानी है। असुनसियान पराग्वे की राजधानी है। ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। इतनी चीज़ें हमारी हो गई थी और यहाँ से कुछ हम और आगे चलते हैं। आज नई चीज़ों को देखते हैं दक्षिण अमेरिका के संबंध में। तो आज हम नई चीज़ें देखते हैं। अक्सर आपसे सवाल पूछा जाता रहता है कि कौन सी नदी किस रेखा को काटती है। कर्क रेखा को काटने वाली नदी कौन सी है, मकर रेखा को काटने वाली नदी कौन सी है, भूमध्य रेखा को काटने वाली नदी कौन सी है। तो यहाँ पर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में एक ऐसी नदी है जो मकर रेखा को 3 बार काटती है। अक्सर हम पढ़ते हैं मकर रेखा को 2 बार काटने वाली, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली, लेकिन दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पराग्वे, बोलिविया और पराग्वे देश में प्रवाहित होने वाली एक नदी है जिसका नाम है बरमेजो नदी। बरमेजो नदी। और बरमेजो नदी की विशेषता है कि यह मकर रेखा को कितनी बार काटती है? यह मकर रेखा को 3 बार काटती है।
यह मकर रेखा को 3 बार काटती है। अगर आपसे पूछा जाए कि मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली लिम्पोपो नदी किस देश में, किस महाद्वीप में प्रवाहित होती है? तो ये प्रवाहित होती है अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली नदी है और इसकी विशेषता ये है कि यह मकर रेखा को कितनी बार काटती है? यह मकर रेखा को 2 बार काटती है। मकर रेखा को 2 बार काटती है। ये तो मकर रेखा की बात हो गई। यहीं पर हम देख ले रहे हैं कर्क रेखा के बारे में। तो कर्क रेखा की जब हम बात करेंगे तो भारत में एक नदी प्रवाहित होती है, भारत में एक नदी प्रवाहित होती है जिसका नाम है माही नदी। माही नदी भारत में प्रवाहित होने वाली एक ऐसी नदी है, यह कर्क रेखा को कितनी बार काटते हैं? यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। जब हम आगे चलेंगे अगले महाद्वीप में पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट महाद्वीप में जो शेष बचे हुए हैं, तो वहाँ पर भी हम चीज़ों को देखेंगे। लेकिन आप इतनी चीज़ों को ज़रूर याद रखिएगा कि बरमेजो नदी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली एक नदी है और ये मकर रेखा को 3 बार काटती है। अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली लिम्पोपो नदी ये मकर रेखा को 2 बार काटती है और कर्क रेखा को काटने वाली एक नदी है जो भारत में प्रवाहित होती है और इसका नाम है माही नदी। आगे हम चलते हैं, थोड़ा सा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में देखते हैं। यहाँ पर कौन कौन सी रेखाएं प्रवाहित होती हैं, कौन कौन सी रेखाएं गुजरती हैं और ये रेखाएं किन किन देशों से गुजरती हैं। इन रेखाओं का अफ्रीका महाद्वीप की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या वहाँ पर इफ़ेक्ट होते हैं, तापमान वहाँ पर कैसा रहता है, वहाँ पर कृषि कैसी रहती है, उन चीज़ों के बारे में। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से अगर आपसे पूछा जाए कि जो कर्क रेखा है, मकर रेखा है, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा है, इन तीनों रेखाओं में से कौन कौन सी रेखा होकर प्रवाहित होती है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से 2 रेखाएं प्रवाहित होती हैं। एक है विषुवत रेखा, विषुवत रेखा या इसी को हम कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा या इसी का एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसको हम कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। ये प्रवाहित होती है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के 3 देशों से। पहला देश आपका पड़ेगा कोलंबिया, दूसरा देश आपका पड़ेगा इक्वाडोर। इक्वाडोर का नाम भी इसीलिए पड़ा क्योंकि भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा को इंग्लिश में हम बोलते हैं इक्वेटर और इसी से इसका नाम पड़ा इक्वाडोर। और तीसरा देश है ब्राज़ील। यहाँ पर तीसरा देश है ब्राज़ील। मतलब भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के 3 देशों से होकर गुजरती है। पहला देश आपका पड़ेगा कोलंबिया, दूसरा देश है इक्वाडोर और तीसरा देश है ब्राज़ील। ये पश्चिम से पूर्व का क्रम है। अगर आप इक्वाडोर से ब्राज़ील की तरफ जाएंगे तो देशों का क्रम हो जाएगा पश्चिम से पूर्व, और ब्राज़ील से कोलंबिया की तरफ आएंगे तो इनका क्रम हो जाएगा पूर्व से पश्चिम। ये तो बात हो गई आपके विषुवत रेखा की। विषुवत रेखा जिन क्षेत्रों से होकर गुजरती है वहाँ का तापमान वर्ष भर अधिक रहता है। वहाँ का तापमान वर्ष भर अधिक रहता है और तापमान अधिक होने के कारण वर्षा भी अधिक होती है। तापमान अधिक होने के कारण यहाँ पर वर्षा भी अधिक होती है
और वर्षा अधिक होने के कारण यहाँ पर वन पाए जाते हैं सदाबहार, और तापमान अधिक होने के कारण इन्हीं वनों को कहा जाता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, और यही उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाया जाता है जिसको हम कहते हैं सेल्वास, क्योंकि ये जो सेल्वास वन है, सेल्वास वन एक उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है और ये स्थित है ब्राज़ील में। और ब्राज़ील में किस नदी घाटी में पाया जाता है, तो हमने अभी आपको बताया ये पाया जाता है अमेज़न नदी घाटी में। और अमेज़न नदी घाटी किस रेखा में स्थित है, तो कह सकते हैं यहाँ पर हम विषुवत रेखीय क्षेत्र में स्थित है अमेज़न नदी घाटी, या दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं कि अमेज़न नदी घाटी क्षेत्र से विषुवत रेखा गुजरती है, इसलिए यहाँ का तापमान वर्ष पर अधिक रहता है, वर्षा अधिक होती है, जिससे यहाँ पर पाए जाने वाले वन को हम क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का एक एग्जाम्पल है जिसका नाम है सेल्वास। ये तो हो गई हमारी विषुवत रेखा की बात। दूसरी रेखा हम देखते हैं मकर रेखा। मकर रेखा, मकर रेखा को हम अंक में लिखें तो यहाँ पर इसको हम लिखते हैं 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। साढ़े 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को ही हम कहते हैं मकर रेखा। और मकर रेखा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के कुल 4 देशों से होकर गुजरती है। पहला सबसे पश्चिमी देश पड़ेगा चिली, दूसरा हमारा पड़ेगा अर्जेंटीना, तीसरा हमारा देश है पराग्वे, और चौथा हमारा देश है ब्राज़ील। इन 4 देशों से होकर गुजरती है मकर रेखा। ध्यान देने वाली बात है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। हमारी जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से नहीं गुजरती है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से नहीं गुजरती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से 2 रेखाएं गुजरती हैं, एक है विषुवत रेखा और दूसरी है मकर रेखा। विषुवत रेखा 3 देशों से गुजरती है, और ये 3 देश कौन कौन से हैं, कोलंबिया, इक्वाडोर, ब्राज़ील। और मकर रेखा 4 देशों से गुजरती है, और ये 4 देश कौन कौन से हैं, चिली है, पराग्वे है, अर्जेंटीना है और ब्राज़ील है। यहाँ से आप से एक सवाल और पूछ सकता है कि वह कौन सा महाद्वीप है जिस महाद्वीप से होकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप से कर्क रेखा, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरते हैं। यह एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं, लेकिन दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से होकर 2 रेखाएं गुजरती हैं। यहाँ से एक सवाल तीसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं तो महाद्वीप वाइज पढ़ रहे हैं कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से 2 रेखाएं गुजरती हैं, और ये 2 रेखाएं किन किन देशों से गुजरती हैं, तो हमको आसानी से रेखा का भी नाम याद रहेगा और देश का भी नाम याद रहेगा। लेकिन जब कई सारे महाद्वीपों से मिलाकर कई सारे देश दे देता है और छांटने के लिए दे देता है, सही विकल्प मिलान करने के लिए देता है, तो वहाँ पर हमको समस्या हो सकती है। इसलिए आप महाद्वीप वाइज देशों का नाम ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि जब हम आगे चलेंगे अफ्रीका महाद्वीप पढ़ेंगे तो वहाँ पर हमको बहुत सारे देशों को याद रखना पड़ेगा कि विषुवत रेखा किन देशों से जाती है, मकर रेखा किन देशों से जाती है, कर्क रेखा किन देशों से जाती है। तो इसलिए आप अलग अलग याद रखिए, देशों का नाम याद रखिएगा, आसानी रहेगी। यहाँ पर दोनों रेखाएं हो गई हमारी विषुवत रेखा और मकर रेखा। अब हम यहाँ से थोड़ा सा आगे चलते हैं
और यहाँ से आगे हम समझते हैं कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ऐसे कौन कौन से स्थान हैं जहाँ पर उद्योग का विकास अधिक हुआ है, वहाँ पर कौन कौन से उद्योग लगे हैं। और उद्योग हमेशा डिपेंड करते हैं तापमान पर, वर्षा पर, वहाँ की स्थलाकृति बनावट पर। इसी तरीके से उद्योगों का वितरण होता है। तो हम आगे चलते हैं, दक्षिण अमेरिका के औद्योगिक प्रदेशों के बारे में देखते हैं। हेडिंग आप डालिएगा, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के औद्योगिक प्रदेश। हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक ऐसा देश है जो ओपेक संगठन में शामिल है। और ओपेक संगठन है क्या? ओपेक संगठन तेल निर्यातक देशों का एक समूह है और वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा पेट्रोलियम का उत्पादक भी है और पेट्रोलियम का निर्यातक भी है। तो यहाँ पर हमने आपको ये फिगर कई बार बनाया है आपके सामने, और इसको थोड़ा सा ध्यान से एक बार देशों के लोकेशन को समझिएगा, फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है कोलंबिया। दूसरा यहाँ पर एक छोटा सा देश है, अभी हमने आपको इसके बारे में बताया, जिसका नाम है इक्वाडोर। कोलंबिया से जब हम पूर्व में चलेंगे तो यहाँ पर हमको एक छोटा सा देश मिलेगा जिसका नाम है वेनेजुएला, जिसका नाम है वेनेजुएला। और पूर्व में चलेंगे हमको एक देश मिलेगा गुयाना। और पूर्व में चलेंगे एक देश मिलेगा जिसका नाम है सूरीनाम। और सबसे पूर्व में एक छोटा सा देश मिलेगा जिसका नाम है फ्रेंच गुयाना। ये 5 देश हमने बताया था आपको। और ये पांचों देश किस सागर के तट पर स्थित हैं? तो ऊपर आपका पड़ेगा कैरेबियन सागर। कैरेबियन सागर के तट पर ये पांचों देश स्थित हैं। यहाँ से जब हम आगे चलेंगे दक्षिण में तो यहाँ पर हमको एक देश मिलेगा जिसका नाम है पेरू। और दक्षिण में चलेंगे तो हमको एक देश मिलेगा चिली। यहाँ पर एक छोटा सा देश मिलेगा जिसका नाम है उरुग्वे। और ये हो गया पेरू, ये हो गया चिली। इधर आपका हो जाएगा अर्जेंटीना, यहाँ पर हो जाएगा उरुग्वे। और यहाँ से जब हम आगे चलेंगे तो यहाँ पर हमको एक देश मिलेगा, इसका नाम है बोलीविया। और यहाँ पर एक देश मिलेगा जिसका नाम है पराग्वे। ये सब देश हो गए। यहाँ पर हमको देशों के बारे में नहीं पढ़ना है, आप देशों की लोकेशन को एक बार समझ लीजिए। फिर देशों का नाम हम मिटाकर यहाँ पर इसके औद्योगिक प्रदेशों के बारे में लिखेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से देश हैं, कौन कौन से स्थान हैं और यहाँ से किसका किसका निर्यात किया जाता है। आप इनसे परिचित हो गए होंगे। चलिए यहाँ से हम आगे चलते हैं और इसके औद्योगिक प्रदेशों के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। ब्राज़ील में अटलांटिक महासागर में या महासागर के तट पर यहाँ पर एक स्थान है, एक शहर है, एक बंदरगाह है जिसका नाम है रेसिफे, जिसका नाम है रेसिफे। और यहाँ पर इस क्षेत्र से होकर गुजरती है विषुवत रेखा, इन क्षेत्रों से होकर गुजरती है विषुवत रेखा। और विषुवत रेखा से के गुजरने के कारण यहाँ पर वर्षा बहुत होती है। वर्षा अधिक होने के कारण यहाँ पर गन्ने की खेती और धान की खेती की जाती है।
तो इन क्षेत्रों में गन्ने की खेती अधिक होने के कारण यहाँ पर चीनी का उत्पादन भी अधिक होता है और इस चीनी का निर्यात किया जाता है रेसिफे बंदरगाह से। इसीलिए रेसिफे बंदरगाह जो है इसका नाम रख दिया गया है या इसका नाम पड़ गया है चीनी पत्तन, या इसे हम कहते हैं चीनी बंदरगाह। चीनी पत्तन या चीनी बंदरगाह के नाम से फेमस कौन सा है? रेसिफे है, क्योंकि यहाँ से किसका निर्यात किया जाता है? यहाँ से निर्यात किया जाता है चीनी का। यहाँ से चीनी का निर्यात किया जाता है। और हम दक्षिण में चलेंगे तो यहाँ पर आपको एक स्थान और मिलेगा जिसका नाम है सेंटोस। इसका नाम है सेंटोस। और सेंटोस से जब थोड़ा सा हम अंदर आएंगे पश्चिम साइड में तो यहाँ पर एक स्थान और मिलेगा हमको जिसका नाम है सापोलो, या इसी को हम कहते हैं सा पाउलो। इसके कई सारे नाम एक ही हैं, बस उनका लिखावट अलग है। कोई कहता है सा पोलो, कोई कहेगा साओ पाउलो, कोई कहेगा सा पाउलो। नाम एक ही है, बोला जाता है अलग अलग। तो यहाँ पर इसी क्षेत्र में हमने आपको बताया था ब्राज़ील की उच्च भूमि, और ब्राज़ील की उच्च भूमि से यहाँ पर जो मिट्टी है वहाँ पर खेती होती है चाय और कॉफ़ी की बहुत बड़े मात्रा पर। और यहाँ पर जब कॉफ़ी और चाय को एकत्र किया जाता है तो यहाँ से एक रेलवे लाइन बिछाई गई है सेंटोस तक। रेलवे लाइन बिछाई गई है सेंटोस तक, और इस रेलवे लाइन को हम कहते हैं कॉफ़ी रेलवे। इस रेलवे लाइन को कहते हैं कॉफ़ी रेलवे, क्योंकि यहाँ पर जब कॉफ़ी और चाय एकत्र किया जाता है तो रेल के माध्यम से, रेलवे के माध्यम से इसको भेज दिया जाता है सेंटोस तक। और फिर इस सेंटोस से कॉफ़ी का निर्यात विभिन्न देशों को कर दिया जाता है। तो यहाँ से किसका निर्यात किया जाता है? यहाँ से निर्यात होता है कॉफ़ी का। कॉफ़ी का निर्यात किया जाता है, और कॉफ़ी के निर्यात किए जाने के कारण इसको हम बोलते हैं कहवा बंदरगाह, कॉफ़ी बंदरगाह, पत्तन, या इसी को हम कहते हैं कहवा पत्तन। याद रखिएगा, ये दोनों सवाल बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, और ये दोनों सवाल पता नहीं कितनी बार, बहुत बार पूछे गए हैं कि चीनी पत्तन किसे कहा जाता है, कहवा पत्तन किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा, चीनी पत्तन हम कहते हैं रेसिफे को, और कहवा पत्तन हम कहते हैं सेंटोस को। और ये किस देश में स्थित हैं? ये दोनों स्थान स्थित हैं ब्राज़ील में। और एक चीज़ यहाँ पर और हम समझाते हैं कि ये जो साओ पाउलो है या सा पोलो है, साओ पाउलो या सा पोलो, इसकी विशेषता है कि इसे ब्राज़ील का डेट्रॉयट कहा जाता है। इसे ब्राज़ील का डेट्रॉयट कहते हैं। और एक विशेषता और है कि यह दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा नगर है। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा नगर है। ये तो विशेषता हो गई साओ पाउलो की। गोलार्ध दो हैं, एक उत्तरी गोलार्ध एक दक्षिणी गोलार्ध है। तो दक्षिणी गोलार्ध में जितने भी नगर हैं, जितने भी शहर हैं, उन सभी शहरों नगरों में सबसे बड़ा नगर कौन सा है? वो है साओ पाउलो। और ये किस देश में पड़ेगा? ये पड़ता है आपके ब्राज़ील में। एक चीज़ और यहीं पर बताते हैं कि यहाँ पर जो उरुग्वे है, उरुग्वे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे विकसित नगर, सबसे विकसित देश है। विकसित देश तो नहीं कह सकते हैं, मतलब उरुग्वे सबसे ज़्यादा नगरीकृत देश है। सबसे अधिक नगरों की संख्या, या कह सकते हैं कि
उरुग्वे एक ऐसा देश है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का जहाँ की मैक्सिमम पॉपुलेशन, अधिकतम जनसंख्या शहरों में निवास करती है। और एक विशेषता है कि इसे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। इसको दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का स्विट्जरलैंड क्यों कहते हैं? इसलिए कहा जाता है क्योंकि स्विट्जरलैंड प्रसिद्ध है अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए और उच्च अक्षांशीय क्षेत्र में स्थित होने के कारण यहाँ की जलवायु ठंडी है। प्राकृतिक सुंदरता, जैसे भारत में बोलते हैं कि पृथ्वी पर स्वर्ग जम्मू कश्मीर में है, बहुत सुंदरता है, उसी तरीके से स्विट्जरलैंड दुनिया में अपनी सुंदरता के लिए, प्राकृतिक सुंदरता के लिए फेमस है। और उसी प्रकार से उरुग्वे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए फेमस है, जिस कारण से उरुग्वे को कहा जाता है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का स्विट्जरलैंड। यहाँ से अगला सवाल जो पूछा गया है वो ये है कि यहूदियों की सबसे अधिक जनसंख्या किस देश में है? अगर आपसे पूछा जाए कि यहूदियों की सबसे अधिक जनसंख्या किस देश में है तो हमारा आंसर होगा इज़राइल में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इज़राइल के बाद, ये सवाल पूछा गया है कि इज़राइल के बाद सबसे अधिक यहूदी जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि इज़राइल के बाद सबसे अधिक यहूदी जनसंख्या वाला देश है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना यहूदियों की सर्वाधिक जनसंख्या वाला दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश। सबसे अधिक यहूदी किस देश में रहते हैं तो हम कहेंगे इज़राइल में, और दूसरा सबसे अधिक यहूदी आबादी वाला देश हम कहेंगे अर्जेंटीना को। और यहाँ से एक सवाल और बनता है कि प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाली रेलवे लाइन कौन सी है? हमने आपको बताया था कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में प्रशांत महासागर है और पूरब में जो महासागर है उसका नाम है अटलांटिक महासागर। तो यहाँ पर चिली में एक स्थान पड़ता है, इसका नाम है वालपराजो। चिली में एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है वालपराजो, और यहाँ पर रियो डी ला प्लाटा की खाड़ी पर अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। इन दोनों स्थानों को जोड़ते हुए या जोड़ने के लिए एक रेलवे लाइन बनाई गई है और इस रेलवे लाइन का नाम है ट्रांस इंडियन रेलवे। इस रेलवे लाइन का नाम क्या है? इस रेलवे लाइन का नाम है ट्रांस इंडियन रेलवे। और यहाँ से खूब प्रश्न बना है, जैसे कि ट्रांस इंडियन रेलवे किन दो स्थानों को जोड़ती है। अगर स्थान की बात होगी तो हम कहेंगे चिली के वालपराजो से अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स को जोड़ती है। अगर महासागर पूछा जाए तो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, और अगर देश पूछा जाए तो ये अर्जेंटीना को चिली से जोड़ती है। इधर चिली है और इधर अर्जेंटीना को चिली से जोड़ती है। तो यहाँ पर बात होगी हमारी ट्रांस इंडियन रेलवे लाइन का। और ट्रांस इंडियन रेलवे लाइन किस महाद्वीप में है? हम कहेंगे कि ट्रांस इंडियन रेलवे लाइन ये स्थित है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और यहाँ से कुछ चीज़ें और बची हैं, जैसे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कौन कौन सी जल संधियाँ हैं, किसको जोड़ती हैं, किससे अलग करती हैं, और यहाँ पर प्रवाहित होने वाली जलधाराएँ कौन कौन सी हैं।
तो इसी वीडियो में उसको भी हम कवर करते हैं। छोटी सी टॉपिक है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी तट पर कौन सी जलधारा प्रवाहित होती है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर कौन सी जलधारा प्रवाहित होती है। ये धारा ठंडी है, गर्म है, कैसी है, जो भी है हम आगे इसको देखते हैं। चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और इसको आप नोट डाउन करना चाहें तो वीडियो को रोकिएगा पॉज करके और आराम से इसको नोट करिएगा। चलिए यहाँ से हम देखते हैं आगे जलधाराओं के बारे में। जैसे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता रहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा ठंडी है, कौन सी जलधारा गर्म है, या कौन सी जलधारा किस महासागर में प्रवाहित होती है, इस धारा की दिशा क्या है, उत्तर में प्रवाहित होती है या दक्षिण में प्रवाहित होती है। इन चीज़ों को देखते हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पूरब में हमने आपको बताया था कि एक महासागर है और इस महासागर का नाम है अटलांटिक महासागर। इसका नाम है अटलांटिक महासागर। और जब हम पश्चिम में चलेंगे तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि यहाँ पर एक महासागर है और इस महासागर का नाम है प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। और पैसिफिक ओशियन की विशेषता क्या है। पैसिफिक ओशियन की विशेषता है कि पृथ्वी पर जितने भी महासागर हैं उन सभी महासागरों में सबसे बड़ा महासागर है। यहाँ पर हम धाराओं के बारे में देखते हैं। यहाँ पर एक धारा प्रवाहित होती है ब्राज़ील के पूर्वी तट पर, और इस धारा का नाम है ब्राज़ील की धारा। यहाँ पर जो धारा प्रवाहित होती है इसका नाम है ब्राज़ील की धारा। और ये जो ब्राज़ील की धारा है ये किस महासागर की धारा है, तो यहाँ पर हम कहेंगे ये अटलांटिक महासागर की धारा है। और यहाँ पर अगला प्रश्न बनेगा कि ये कैसी धारा है, ठंडी है या गर्म है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ब्राज़ील की जो धारा है यह एक उष्ण या गर्म जलधारा है। ब्राज़ील की धारा एक उष्ण या गर्म जलधारा है। और ये किस महासागर की जलधारा होगी, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा कि ये अटलांटिक महासागर की धारा होगी। और जो दूसरी धारा है, दूसरी धारा प्रवाहित होती है प्रशांत महासागर के में, और यहाँ पर ये धारा चिली और पेरू के पश्चिमी तट पर प्रवाहित होती है। और इस धारा का नाम है पेरू या हम्बोल्ट की धारा। पेरू के तट पर प्रवाहित होने के कारण इसका नाम भी पड़ गया पेरू की धारा। और अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट जो कि एक भूगोलवेत्ता थे, उनके द्वारा इस जलधारा की खोज की गई थी, इसीलिए इसको हम्बोल्ट की धारा भी कहते हैं। तो यहाँ पर पेरू या जो हम्बोल्ट की धारा है ये किस महासागर की धारा होगी, यहाँ पर हम कहेंगे कि पेरू या हम्बोल्ट की जो धारा है वो प्रशांत महासागर में प्रवाहित होने वाली एक धारा है। और ये जो पेरू या हम्बोल्ट की धारा है ये कैसी धारा है, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यह एक शीत या यह एक ठंडी जलधारा है। यह एक शीत या ठंडी जलधारा है। दो धाराएं हमारी हो गई। और यहीं पर एक धारा और है, उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। एक द्वीप यहाँ पर स्थित है जिसको हम बोलते हैं फॉकलैंड द्वीप। फॉकलैंड द्वीप। और ये जो फॉकलैंड द्वीप है इस पर अधिकार है यूनाइटेड किंगडम का, यूके का। और लेकिन इसकी गिनती होती है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। अगर महाद्वीप वाइज देखा जाए तो फॉकलैंड द्वीप स्थित है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, लेकिन इस पर अधिकार किसका है, इस पर अधिकार है यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड का या ब्रिटेन का। और यहाँ पर जो धारा प्रवाहित होती है
इसको हम बोलते हैं फॉकलैंड की धारा। इसको हम कहते हैं फॉकलैंड की धारा। और फॉकलैंड की धारा कैसी धारा होगी? तो फॉकलैंड की धारा यहाँ पर यह भी एक शीत धारा या कह सकते हैं कि यह एक ठंडी जलधारा है। फॉकलैंड की धारा एक शीत धारा या एक ठंडी जलधारा है। तो यहाँ पर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में हमको 3 धाराएं देखने को मिली। अगर हम इकट्ठे धाराओं को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो जाहिर सी बात हमसे कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो जाएगी। जितने महाद्वीप हम लोग पढ़ेंगे उन महाद्वीपों के पूर्व पश्चिम तट पर, उत्तर दक्षिण तट पर जो धाराएं मिलेंगी, जो धाराएं प्रवाहित होती हैं, उन धाराओं को हम पढ़ते चलेंगे तो हमको पढ़ने में भी आसानी होगी, याद करने में भी आसानी होगी। यहाँ पर एक बार हम और देख लेते हैं कि यहाँ पर जो 3 धाराएं प्रवाहित हो रही हैं वो धाराएं हैं कौन कौन सी। पहली धारा हमने आपको बताया ब्राज़ील की धारा, और ब्राज़ील की धारा अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होने वाली एक उष्ण या गर्म जलधारा है। दूसरी धारा हमने आपको बताया प्रशांत महासागर में प्रवाहित होने वाली पेरू या हम्बोल्ट की धारा, और यह एक शीत या ठंडी जलधारा है। और तीसरी धारा हमने बताया फॉकलैंड की धारा, और फॉकलैंड की धारा भी एक शीत या ठंडी जलधारा है, और ये अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होने वाली धारा है। चीज़ें समझ में आ गई। यहीं पर एक कॉन्सेप्ट हम बताते हैं कि धाराओं को हम कैसे पहचानेंगे कि कोई धारा ठंडी है या कोई धारा गर्म है। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा और यहाँ पर इसको हम मिटाते हैं। जैसे इसको हम पृथ्वी मान लें, और पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा जिसको हम कहते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जो भी कहें हम। अगर कोई धारा विषुवत रेखा से उत्तर में जा रही है या विषुवत रेखा से दक्षिण में आ रही है, अगर कोई धारा विषुवत रेखा से या तो उत्तर में जा रही है या तो दक्षिण में आ रही है, तो ये धारा हमेशा गर्म धारा होगी। ये धारा हमेशा गर्म धारा होगी। अब इसके लिए आपको एटलस की ज़रूरत पड़ेगी। बिना आप एटलस में देखे समझ नहीं पाएंगे। एटलस में धाराओं को बनाकर 1-2 फिगर में करके दिया हुआ है। आप एटलस में देखेंगे कौन सी धारा ऊपर जा रही है, कौन सी धारा नीचे जा रही है, मतलब उत्तर में जा रही है, दक्षिण में जा रही है, तो आप एटलस में देख के आसानी से समझ सकते हैं। और अगर कोई धारा दक्षिण से उत्तर में जा रही है, मतलब ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जा रही है, अगर कोई धारा ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आ रही है, तो ये धारा हमेशा शीत धारा या ठंडी धारा होगी। शीत धारा या ठंडी धारा होगी। तो आप एटलस में देखकर आसानी से समझ सकते हैं कि अगर कोई धारा विषुवत रेखा से उत्तर में या विषुवत रेखा से दक्षिण में जा रही है, या दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि अगर कोई धारा विषुवत रेखा से दूर जा रही है तो वो हमेशा ठंडी होगी, और विषुवत रेखा के पास आ रही है तो वो हमेशा अगर कोई धारा विषुवत रेखा से दूर जा रही है तो गर्म होगी, और अगर कोई धारा विषुवत रेखा के पास आ रही है तो वो हमेशा ठंडी होगी। लेकिन अपवाद स्वरूप हमको एक धारा मिलते हैं, उसको हम आगे देखेंगे। और यहीं पर एक टॉपिक और बची है दक्षिण अमेरिका की जलसंधियों के बारे में, और दक्षिण अमेरिका आज हम कंप्लीट करेंगे। दक्षिण अमेरिका की जलसंधियाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 जलसंधियाँ हैं, 2 जलसंधियाँ हैं। एक जलसंधि का नाम है मैगलन जलसंधि, एक जलसंधि का नाम है मैगलन
जल संधि। और दूसरी जल संधि का नाम है ड्रेक पैसेज। दूसरी जल संधि का नाम है ड्रेक पैसेज, या इसी को हम कहते हैं ड्रेक पास। इसी को हम कहते हैं ड्रेक पास। तो यहाँ पर जो विशेषता है थोड़ा सा इसके बारे में हम देखते हैं। ये जो ड्रेक पास है या ड्रेक पैसेज जल संधि है, यह एक जल संधि है। यह एक जल संधि है। और अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिण अमेरिका ड्रेक पास जो जल संधि है यह किसको किसको अलग करती है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग करती है। अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग करती है। और ये सवाल बहुत बार पूछा गया है कि वह कौन सी जल संधि है जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग करती है। तो यहाँ पर हम कहेंगे ड्रेक पैसेज। और ये जो अंटार्कटिका महाद्वीप है इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इसको हम कहते हैं श्वेत महाद्वीप। और जो दूसरी जल संधि है, यह जल संधि हमने आपको बताया था कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप से अलग करती है। टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप से अलग करती है। टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप से अलग करती है। ये जो टिएरा डेल फ्यूगो है यह दक्षिण अमेरिका का ही भाग है। दक्षिण अमेरिका का ही द्वीप है, लेकिन दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के मुख्य भाग से अलग है। हमने आपको बताया था इसके बारे में कि टिएरा डेल फ्यूगो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक छोटा सा भाग है, छोटा सा द्वीप है। और मैगलन जल संधि, जो मैगलन जल संधि है, दक्षिण अमेरिका के मुख्य भाग को टिएरा डेल फ्यूगो से अलग करती है। ये बात हो गई हमारी जल संधियों के बारे में। और एक चीज़ यहीं पर लास्ट चीज़ हम देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं केप हॉर्न। केप हॉर्न जो है ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। और ये किस देश में पड़ेगा? तो ये पड़ेगा चिली में। ये पड़ेगा चिली में। तो इस प्रकार से हमारा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप कंप्लीट होता है। और अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग शुरू करेंगे नया महाद्वीप। तब तक के लिए धन्यवाद।